यूट्यूब पर आपकी जानिब से जो सवालात हमारे तज्ज़ियाकारों से पूछे गए हैं वो उनके सामने रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है और वो ये है कि एक तरफ सिंध हुकूमत दावा करती है कि सूबे में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब कराची के जिना अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज़ को 2 साल बाद की तारीख दी गई है, जिसकी वजह मरीज़ों की ज़्यादा तादाद और डॉक्टर्स की कमी बताई जा रही है। क्या इस सूरत हाल को वाकई बेहतरीन सेहत की सहूलत कहा जा सकता है? देखिए, आप अगर कोई बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स ला के रख लें अस्पताल के अंदर और जिना अस्पताल में ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मसला ये नहीं होता। मसला ये होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसकी इब्तदा होती है ओपीडी से। आप जिना अस्पताल चले जाएं, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाएं, आप लियारी जनरल हॉस्पिटल चले जाएं, इनमें जाके कोई वजीर सुबह से शाम तक ज़रा ओपीडी में बैठ के देख ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा ये कि इलाज बहुत अच्छा भी हो तो दवाएं नहीं अवेलेबल हैं। ये दवाएं अल्टीमेटली उन्होंने महंगी दवाएं जाके, तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का काम ही क्या हुआ अगर वहां मुफ्त दवाएं नहीं मिल रही हैं, अगर वहां दवाएं मिल ही नहीं रही हैं, अगर अगर बड़ी जो उनकी कीमतें हैं वो आसमानों को टच कर रही हैं, तो उस आदमी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है उसको क्या फायदा हो रहा है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट देखती हैं, और सिंध गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कार्डियोवैस्कुलर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि कार्डियोवैस्कुलर हार्ट पेशेंट्स के लिए है, उधर जाने का रास्ता ही इतना दुश्वार है कि अगर इमरजेंसी हो तो बड़ी मुश्किल से आप अस्पताल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन एक मरतबा दाखिल हो जाएं तो वो वाकई बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। जो इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सबसे बड़ा मसला है वो दवाओं की जो है अवेलेबिलिटी का है। और ख़ास तौर पे अगर आप जिना, अब्बासी और सिविल में चले जाएं तो वहाँ ज़रा प्राइवेट वार्ड्स में चले जाएं, जनरल वार्ड्स में चले जाएं। वहाँ मैं खुद 1-2 साल पहले जब अपनी किसी एक मेट को लेके गया था, तो वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि खुद डॉक्टर्स ने हमसे ये कहा कि खुदा के लिए इनको यहाँ ना रखें, ये इन्फेक्टेड हॉस्पिटल है, ये इन्फेक्टेड वार्ड्स हैं, इसको इधर ना रखा जाए। ये जो सूरत हाल है ये इतनी संगीन है कि जिसकी तरफ सिंध गवर्नमेंट नहीं तवज्जो दे रही। हम सिर्फ इस चीज में देखते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा जो है इक्विपमेंट ला के रख लिया है, उससे बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन वही जो साफ शफाफ तरीका अगर आप देखें, जो सफाई का मेयार SIUT में है, हालांकि वो भी मुफ्त इलाज करते हैं, जो SIUT में मुफ्त जो सफाई आपको नजर आएगी वो आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में नजर नहीं आएगी। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो वो अनफॉर्चुनेटली, और फिर डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मज़हर साहब, आपका जवाब आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। रीमा, जो आपसे सवाल पूछा गया है यूट्यूब पर वो ये है कि लंदन हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तानी सरकारी एहलकार के हक में फैसला सुनाते हुए आदिल राजा को झूठे और हद तक आमेज इल्जामात का मुर्तकिब करार दिया है। ये फैसला सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के बढ़ते रुझान के तनाजुर में क्या अहमियत रखता है? जी शुक्रिया मुबशर, बहुत अहम केस है। दिखाता क्या है, हमें साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि 10 में से जो 9 एलिगेशंस लगाई गई थी वो झूठी थी, और वो साबित नहीं कर सके जो डिफेंडेंट थे कि उनके पास कोई भी एविडेंस है कि वो सच्ची हैं। 2-3 चीजें उन्हें प्रूव करनी थी। सबसे पहली ये कि जो बयानात ये दिए गए, और ये यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक तीनों पे दिए गए, क्या वो डेफेमेटरी थे कि नहीं। और ये तो बहुत अरसा पहले, कई महीने पहले ही साबित हो चुका था कि वो डेफेमेटरी थे। जब डेफेमेटरी थे या रेप्यूटेशन पे को इम्पैक्ट करते थे, सब्सटैंशियली डैमेज करते थे, तो उन्होंने, आदिल राजा साहब ने ये दिखाना था कि या वो सच्चे थे या वो पब्लिक इंटरेस्ट में थे। ये दो उन्होंने मुख्तलिफ डिफेंसेस लिए अपने प्रोसीडिंग्स के दौरान। कभी कभी इनकंसिस्टेंसी भी थी उनकी, कभी वो कहते थे कि नहीं ये मेरा ओपिनियन है, कभी वो कहते थे नहीं ये फैक्ट है, कभी ये कहते थे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। अदालत ने किसी भी इस डिफेंस को नहीं माना। और जो उनके विटनेसेस थे, ये भी एक दिलचस्प बात है, जिसमें शाहीन सहबाई साहब और शहजाद अकबर साहब भी थे, उन्होंने भी बिल्कुल ही वेग बातें की, जो पॉलिटिकल कमेंट्री ज्यादा अदालत कहती है लग रही थी, और एक्चुअल कोई एविडेंस उनकी बातों में भी नहीं था। इनमें से किसी ने भी जो इल्जामात लगाए गए जो बहुत स्पेसिफिक थे, फॉर एग्जाम्पल कि जो क्लेमेंट हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का कैप्चर किया हुआ था, कंट्रोल करते थे लाहौर हाई कोर्ट। दिलचस्प चीज ये भी है कि शहजाद अकबर साहब ने तो अपने टेस्टिमनी में ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट तो बल्कि फेवर में फैसले कर रही थी PTI के,
तो उसमें तो कोई कंट्रोल नजर नहीं आता, लेकिन वो फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे। तो अदालत ने इसको नोट किया और बहुत सख्त अल्फाज में ये कहा कि जो विटनेसेस हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो डिफेंडेंट आदिल राजा हैं उनकी एलिगेशंस। तो आदिल राजा ने ये भी कहने की कोशिश की कि बरतानिया में ये केस क्यों सुना जा रहा है, क्योंकि वहां पे तो ज्यादा लोग हैं वो उनको फॉलो नहीं करते या उनकी कोई एज सच इन्फ्लुएंस नहीं है। अदालत ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा उनकी जो ट्वीट्स हैं और पोस्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा देखी जाती हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड में उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती वहां पे अदालतों की ये केस सुनने में। तो ये सब बहुत अहम बातें हैं और जो लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उन्हें पढ़नी चाहिए जजमेंट कि आप अपने व्यूज के लिए या आप एक बयानिया बनाने के लिए किसी एक शख्स पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इंस्टीट्यूशंस पे बात कर सकते हैं, आप एक ओवरऑल पॉलिटिकल कमेंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स पे अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं इतने स्पेसिफिक, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो वो डेफेमेशन है। और अगर पाकिस्तान में हमारे कवानीन हम तो इम्प्लीमेंट होते तो शायद हमारे यहाँ पे भी जो लोग कमेंट करते हैं वो मोहतात होते। एक छोटी सी बात और, क्या ये नहीं कहती जजमेंट, और ये साफ अल्फाज में लिखा है लेकिन शायद पाकिस्तान में हम देखें इस पे कुछ स्पिन हो, वो ये कहते हैं हम यहाँ पे पाकिस्तान में फौज या इंटेलिजेंस का सियासत पे रोल क्या है, क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में काम करते हैं नहीं, उस पे कोई हतमी फैसला नहीं दे रहे। ये केस इसके बारे में नहीं है। ये केस इसके बारे में भी नहीं है कि जो क्लेमेंट हैं उन्होंने ये सब चीजें की। वो कहते हैं हम इस पे कमेंट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या देखना है कि क्या ये जो एलिगेशंस थी डेफेमेटरी थी, हाँ थी, क्या जो डिफेंडेंट है वो प्रूव कर सकते हैं ये सच थी या पब्लिक इंटरेस्ट में थी, यहाँ पे फैसला हुआ कि नहीं वो प्रूव कर सके। दैट्स इट। ये एम्बिट है इसका। लेकिन आप देखिए डैमेजेस कितने ज्यादा हैं। पूरे जो लीगल कॉस्ट्स हैं 300,000 पाउंड्स और 50,000 पाउंड्स जो बाकी डैमेजेस हैं वो तो बहुत ही ज्यादा मेरा ख्याल है इसको डिटर करना चाहिए लोगों को कि अपनी रिपोर्टिंग में, चाहे वो सोशल मीडिया पे क्यों ना हो, अगर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ इल्जाम लग रहा है तो बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक कंजेक्चर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। शहजाद, आपसे जो सवाल पूछा गया वो ये है कि गुज़श्ता माली साल की तीसरी तिमाही में मईशत की शरह नमू सिर्फ 2.8% थी, लेकिन आखिरी तिमाही में अचानक बढ़कर 5.7% तक पहुंच गई। सवाल यह है कि सिर्फ एक तिमाही में इतना बड़ा फर्क कैसे मुमकिन है? जी मुबशर, अनबिलीवेबल है। ये कैसे ये नंबर आया 5.7% ग्रोथ का आखिरी तिमाही में, किसी को नहीं पता। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मैंने कई इकोनॉमिस्ट से बात की है, वो भी हैरान है और परेशान है, क्योंकि बजट के वक्त भी इसी तरह का कुछ नंबर आया था कि आखिरी तिमाही में फिनोमिनल ग्रोथ होगी। उस नंबर को भी कोई यकीन नहीं कर रहा था, ये उससे भी ज्यादा है। अब इसकी क्या लॉजिक हो सकती है कि तीसरी तिमाही में ग्रोथ है 2.8%, लेकिन चौथी तिमाही में 5.7% है। और अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि नहीं कुछ मोमेंटम था ग्रोथ का जिस वजह से ये नंबर आए, तो वो मोमेंटम जून में खत्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो नया माली साल जो इस वक्त चल रहा है उसके लिए तो हुकूमत का अपना टारगेट 4% का है। वर्ल्ड बैंक तो कह रही है कि 3.5% की ग्रोथ होगी। तो क्या ऐसा हुआ है आखिरी तिमाही में कि 5.7% की ग्रोथ है, लेकिन आने वाले साल में हुकूमत खुद कह रही है कि नहीं ग्रोथ 4% होगी। अगर कोई अच्छा मोमेंटम था तो वो तो बरकरार रहना चाहिए। महीना खत्म होने से या माली साल का कैलेंडर तब्दील होने से वो ग्रोथ मोमेंटम रुक तो नहीं जाएगा। और इसमें जो बेस इफेक्ट होता है, जो लोग समझते हैं इकोनॉमी को, उनको भी पता होगा, उसमें भी कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो ये नंबर कहां से आया कुछ समझ नहीं आ रही, और किस बेसिस पे दिया ये नंबर नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आखिरी तिमाही में 20% थी, जबकि तीसरी तिमाही में 1.2% थी। 1.2% से 20% की अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो, ये आपको सड़कों पे नजर आना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इससे ज्यादा जो शॉकिंग नंबर था वो बिजली, पानी और गैस की ग्रोथ में था। 121%। हुकूमत का दावा है कि 121% ग्रोथ हुई है बिजली, पानी और गैस की ग्रोथ में। अब ये नंबर भी इतना मजाक का खेल लगता है क्योंकि 2024 और 25 में अगर मुवाजना करें तो 2025 में गैस की जनरेशन कम हुई है, 2025 में 2024 के मुकाबले में बिजली की जनरेशन कम हुई है। तो फिर ये एक तिमाही में इतनी ग्रोथ 121% की कैसे आ सकती है? तो ये नंबर्स कुछ समझ नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि एक रिवर्स कैलकुलेशन की गई है कि हमने आखिर में हासिल करना था 3% जीडीपी ग्रोथ, और आखिरी तिमाही में फिर रिवर्स कैलकुलेशन किया गया कि 3% पे पहुंचने के लिए हमें कितनी फिनोमिनल ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। तो वो नंबर आया 5.7% और वो नंबर आपने दे दिया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद है बजट स्पीच जब हो रही थी और उसके बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो औरंगजेब साहब मिनिस्टर है फाइनेंस के, उनसे पूछा गया और इकोनॉमिक सर्वे में भी पूछा गया कि ये नंबर कहां से आ गया। ये नंबर तो समझ नहीं आ रही कि 5-5.5% की ग्रोथ कैसे हो सकती
थी आखिरी सेमाई में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखिए ये वो नंबर्स है जो हमें दिए जाते हैं, हम इस पे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते, दीज आर द नंबर्स वी गेट, और उस पे हम बेस करते हैं। तो ये कोई कन्विंसिंग बहुत ज्यादा जवाब नहीं था जिससे वो जस्टिफाई करते कि नहीं वाकई 5.5% की ग्रोथ हुई है। तो ये नंबर्स अनबिलीवेबल हैं, कोई इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगला सवाल जो यूट्यूब पर पूछा गया है इरशाद भट्टी साहब, वो आपसे है और वो ये है कि शेर अफजल मरवत का कहना है कि पीटीआई के मजबूत ग्रुप सुहेल आफरीदी की नामजदगी तब्दील करवाना चाहते हैं। भट्टी साहब, आपके ख्याल में सुहेल आफरीदी वजारत आला के लिए कितने मजबूत उम्मीदवार हैं? देखिए, जब फैसला इमरान खान साहब का हो, इमरान खान फैसला करें और वो सुहेल आफरीदी का फैसला करें, तो वो मजबूत उम्मीदवार हैं, डेफिनेटली मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई और भी उम्मीदवार हैं वजारत आला के लिए? बिल्कुल हैं। और क्या इमरान खान साहब को एक मरतबा ये भी सोचा गया कि उनको कायल किया जाए कि ये इन दूसरे तीन लोगों में से किसी को वज़ीर आला बना दिया जाए, और ये भी सोच है। और फिर अब जो इलेक्शन कमीशन ने अचानक इस बड़े अहम और क्रिटिकल मौके पर ये जो सारों को ही आज़ाद करार दे दिया है, सुन्नी इत्तेहाद वालों को और तहरीक इंसाफ वालों को, सब आज़ाद हो गए हैं, तो ये भी बड़ा खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रिटिकल लम्हा है। क्या अपोजिशन जमातें इस हवाले से कुछ सोच रही हैं? यकीनन सोच रही हैं। क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश हो सकती है? हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब कहेंगे 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में, तो अगर वो सुहेल आफरीदी को ही कहेंगे और उसी नाम पर ही रहेंगे तो सुहेल आफरीदी मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा अहम जो मरहला है वो ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहला, स्मूथ तरीके से सुहेल आफरीदी साहब का वज़ीर आला बन जाना या तहरीक इंसाफ का के उम्मीदवार का वज़ीर आला बन जाना। फिर उसके बाद जो धड़ेबंदियाँ हैं वो उनको एक जगह पे लाना, वो ख़त्म करना। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर है ग्रुप है, शराम तरकई ग्रुप है, आतिफ खान ग्रुप है, असद कैसर ग्रुप है, और अब अली मीन गंडापुर साहब के भी साथ कुछ लोग हैं। तो ये सारों का एक छतरी तले आना। फिर सूबा दहशतगर्दी की जद में है, वो बड़ा चैलेंज है। फिर गवर्नेंस परफॉर्मेंस के बड़े मसाइल हैं। फिर वफाक के साथ सूबे के ताल्लुकात के मसाइल हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस नहीं है, वो एक बड़ा मसला है। और फिर कारकुनों को जो नाराज़ थे कारकुन उनको राज़ी करना। और फिर आखिर में इमरान खान साहब का जो एजेंडा है या इमरान खान साहब की जो हिदायत है उनको भी लेकर चलना और सूबे को भी चलाना। तो ये बड़े अहम मरहले हैं अभी बाकी। लेकिन इस वक्त तक जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ही वज़ीर आला होंगे, तो वो मजबूत हैं डेफिनेटली।